सो वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। और अब हम बात करने वाले हैं 8086 के आर्किटेक्चर की। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हमारे सिलेबस में जो टारगेट माइक्रो प्रोसेसर है वो आपका इंटेल का 8086 है। तो अब हम देखने वाले हैं कि 8086 के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें से कुछ कंपोनेंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में, और बाकी के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 8086 जो है वो पाइपलाइनिंग को सपोर्ट करता है, और उसको सपोर्ट करने के लिए जो पूरा ये जो 8086 का आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस आर्किटेक्चर को हम दो यूनिट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये जो पोर्शन है मेरा, इस पोर्शन को हम बोलते हैं बस इंटरफेस यूनिट, या शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोल सकते हैं BIU, बस इंटरफेस यूनिट। इसके बाद में जो नीचे वाला पोर्शन है मेरा, ये है मेरा एग्जीक्यूशन यूनिट, यानी इस यूनिट का काम होगा मेरा एग्जीक्यूशन करना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब परफॉर्म करने का काम मेरा एग्जीक्यूशन यूनिट का है। तो एक एक करके इन दोनों ब्लॉक्स के बारे में अपन यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले हम पिक करेंगे बस इंटरफेस यूनिट को। इसका क्या काम होता है? तो बस इंटरफेस यूनिट का काम होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा बस इंटरफेस यूनिट है, यहाँ पे एक एड्रेस कन्वर्जन मैकेनिज्म लगा है, यहाँ पे कुछ रजिस्टर्स हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, एक्सटर्नल मेमोरी से, एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट से अगर मुझे इंटरफेस करना है तो ये यूनिट का ये काम है। तो अगर मैं इसका पहला फीचर लिखूं, या पहला मैं फंक्शन लिखूं रादर, तो पहला फंक्शन जो बस इंटरफेस यूनिट का है वो है आपका मेमोरी को रीड करना। तो हम क्या करेंगे, जो एक्सटर्नल मेमोरी है वहां पे आपका प्रोसेसर, ये यूनिट पूरी मिलके एक एड्रेस जनरेट करेगी 20 बिट का। वो 20 बिट का एड्रेस यहां से बाहर जाएगा। आप देख सकते हैं AD0 टू AD7 नहीं है ये, AD0 टू ये आएगा आपका AD15, और यहाँ पर आएगा आपका A16 टू A19। तो टोटल 20 बिट का एड्रेस यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ये यूनिट का काम है इस 20 बिट के एड्रेस को जनरेट करना, मेमोरी तक पहुंचाना और मेमोरी को रीड करना। ठीक। इसका एक और काम है कि जब आप मेमोरी को रीड कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आप इसी यूनिट से मेमोरी को क्या करेंगे, आप मेमोरी को राइट करेंगे, लिखेंगे वहां जाके, वो भी सेम मैकेनिज्म रहेगा। इसके अलावा आप क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस को आप क्या कर सकते हैं, इससे रीड कर सकते हैं, और इनपुट आउटपुट डिवाइस को आप क्या कर सकते हैं, इसी यूनिट से, बस इंटरफेस यूनिट से आप क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। किससे? बस इंटरफेस यूनिट से। तो ये कुछ काम होते हैं आपके बस इंटरफेस यूनिट के। इसके अलावा आपको इसमें क्या काम है, इसका एक और काम है 20 बिट का एड्रेस जनरेट करना। 20 बिट का एड्रेस, 20 बिट के एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, तो हम 20 बिट के एड्रेस को बोलते हैं फिजिकल एड्रेस, या हम उसे बोलते हैं इफेक्टिव एड्रेस। तो पिछले किसी क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कशन हमने किया था। तो ये भी इसी यूनिट का काम है। और यहाँ पे आपका लगा है एड्रेस कन्वर्जन मैकेनिज्म। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हम समझ चुके हैं कि एड्रेस कन्वर्जन मैकेनिज्म के दो काम हैं। जो भी सेगमेंट एड्रेस आएगा, ये 4 सेगमेंट रजिस्टर्स हैं मेरे पास में, इन 4 सेगमेंट रजिस्टर्स में से आपको सेगमेंट एड्रेस मिलेगा। उसके बाद में एड्रेस कन्वर्जन मैकेनिज्म क्या करेगा, उस सेगमेंट एड्रेस को 4 बिट से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेगा। उसके बाद में ऑफसेट एड्रेस मिलेगा, तो ऑफसेट एड्रेस या तो आईपी से मिलेगा, या नीचे जो एग्जीक्यूशन यूनिट में जो आपके पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर हैं यहां से मिलेगा। और फिर एड्रेस कन्वर्जन मैकेनिज्म एक 20 बिट का एड्रेस जनरेट करेगा जो कि बाहर जाएगा। ये एड्रेस कैसे कन्वर्ट होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर से रिकॉल करा दूं कि इसमें एक 4 बिट का लेफ्ट शिफ्ट होता है, लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर होता है, और उसके अलावा एक एडर होता है 20 बिट का, जिससे हम 20 बिट का एड्रेस जनरेट करते हैं। ठीक। दूसरा जो काम है इसका, मेमोरी को रीड और ये सब करने के अलावा, 20 बिट का एड्रेस हमने जनरेट कर लिया। 20 बिट का एड्रेस जनरेट करने के बाद में आप क्या करेंगे, आप जो है इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे। फेच करने का मतलब होता है कि आप इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में से लेकर आएंगे। ठीक है। तो आपका प्रोसेसर क्या करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होके काम करता है। एक पार्ट है इसका बस इंटरफेस यूनिट, और एक पार्ट है इसका एग्जीक्यूशन यूनिट, जैसा कि आपको यहाँ पे बड़े वाले डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। और इस प्रोसेसर के बाहर, ये मेरा प्रोसेसर का बॉक्स है, इस प्रोसेसर के बाहर है मेरी मेमोरी। तो आपका प्रोसेसर, इस मेमोरी में क्या लिखा है, इस मेमोरी में लिखा है मेरा प्रोग्राम भी, और इसी किसी मेमोरी के एक दूसरे किसी पोर्शन में, लेट्स से ये मेमोरी का पार्ट 1 है, ये मेमोरी का पार्ट 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा। ठीक। तो आपकी जो बस इंटरफेस यूनिट है उसका काम होता है कि इस प्रोग्राम में क्या होंगे, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे प्रोग्राम के अंदर। तो एक एक इंस्ट्रक्शन, 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे लाना, और जैसे ही
एग्जीक्यूशन यूनिट खाली होगी तो इस इंस्ट्रक्शन को ये नीचे पहुंचा देंगे आप, और फिर ये बस इंटरफेस यूनिट खाली हो जाएगी तो बस इंटरफेस यूनिट क्या करेगी, पहले की बजाय अब दूसरे इंस्ट्रक्शन को पकड़ के लेके आ जाएगी। तो जब तक इंस्ट्रक्शन नंबर 1 यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 को आप ऑलरेडी यहाँ पे लेकर आ जाते हैं। जब इंस्ट्रक्शन नंबर 1 का काम खत्म हो जाता है तो ये जो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है आपका, वो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 आपका एग्जीक्यूशन यूनिट में पहुंच जाता है, और फिर बस इंटरफेस यूनिट में से इंस्ट्रक्शन नंबर 2 का काम खत्म हो गया तो आप इस बस इंटरफेस यूनिट में क्या करेंगे, इस मेमोरी में इंस्ट्रक्शन नंबर 3 लिखा होगा, उस इंस्ट्रक्शन नंबर 3 को आप लेके आ जाएंगे। इस तरीके से आपका प्रोसेसर क्या कर रहा है, एक ही समय पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं आप इंस्ट्रक्शन को, और आप इंस्ट्रक्शन को उसी समय पर लेकर भी आ रहे हैं, मेमोरी से अगले वाले इंस्ट्रक्शन को लेकर आ रहे हैं। तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं पाइपलाइनिंग। अब जो इंस्ट्रक्शन हम लेके आ रहे हैं वो इस बस इंटरफेस यूनिट में कहाँ रहेगा, तो वो रहेगा आपका इंस्ट्रक्शन प्रीफेच क्यू में। तो आप बाहर से जो भी डेटा लेकर आ रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन लेकर आ रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शन कहाँ आ जाएगा, आपका इंस्ट्रक्शन प्रीफेच क्यू में चले जाएगा। जैसे ही आपका ये जो एग्जीक्यूशन यूनिट नीचे वाली यूनिट इसका काम खत्म होगा तो आप इंस्ट्रक्शन प्रीफेच यूनिट में से एक इंस्ट्रक्शन उठाएंगे, उसको डिकोड करेंगे। जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन नीचे पहुंच जाएगा, डिकोडिंग सर्किट में पहुंच जाएगा, तो इंस्ट्रक्शन प्रीफेच क्यू में उसका काम खत्म हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन प्रीफेच क्यू फिर से इस वाले पोर्शन को बोलेगा कि आई एम एम्प्टी, और आप जाओ और अगले वाले इंस्ट्रक्शन को लेकर आइए। तो ये यूनिट क्या करेगी, फिर से अगली मेमोरी लोकेशन पे जाएगी और वहां से अगला इंस्ट्रक्शन आपके पास में पहले ही आ गया होगा। उस समय पर जब ये इंस्ट्रक्शन आ रहा है, इसमें कुछ टाइम लगेगा, तब तक इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, पिछले वाले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन यूनिट में एग्जीक्यूट कर चुका होगा, और इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं पाइपलाइनिंग। और क्योंकि आपने यहाँ पे 2 लेवल में, 2 स्टेजेस में आपने काम को डिवाइड कर रखा है, बस इंटरफेस में और एग्जीक्यूशन में, तो यहाँ पर या इंस्ट्रक्शन फेच में और एग्जीक्यूशन में, तो 2 स्टेज पाइपलाइनिंग हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आजकल के जो नए प्रोसेसर्स हैं उसमें बहुत लेवल्स ऑफ पाइपलाइनिंग होती है, 2 नहीं 7-8 लेवल तक किसी भी माइक्रो कंट्रोलर में पाइपलाइनिंग जो है वो इंप्लीमेंटेड होती है। ठीक, तो एक काम हो गया इसका, इंस्ट्रक्शन को फेच करके लाना। ठीक, अब इस इंस्ट्रक्शन को फेच करके कहां पे रख रहे हैं अपन, तो उसको रख रहे हैं हमारी इंस्ट्रक्शन प्रीफेच क्यू में। ठीक है, अब प्रीफेच क्यू में अगर आप देखेंगे डायग्राम में, तो प्रीफेच क्यू में आपको लिखा रहेगा कि यहाँ पे इस प्रीफेच क्यू का साइज कितना है, आपका 6 बाइट है। 6 बाइट क्यों है, क्योंकि यूनिट 2 में हम जब इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि 8086 के अंदर जो सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन क्या करता है, मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो सबसे जो बड़ा इंस्ट्रक्शन है, सबसे ज्यादा जो स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा, वो इंस्ट्रक्शन 6 बाइट का है। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन 1 बाइट के भी हैं, कुछ 2 बाइट के भी हैं, कुछ 4 बाइट के हैं। ऐसे करके जो सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन है वो 6 बाइट का है। इसलिए हमने जो सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन है वो भी यहाँ पे अकोमोडेट हो जाए, यहाँ पे बन जाए, इसलिए हमने इंस्ट्रक्शन प्रीफेच क्योंकि यहाँ पे जो साइज है वो 6 बाइट रखी हुई। ठीक, अब ये पूरा काम कराने के लिए हमारे पास में क्या क्या है बस इंटरफेस यूनिट के अंदर, तो वी हैव 4 सेगमेंट रजिस्टर्स, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। इसके अलावा क्योंकि हम अगले इंस्ट्रक्शन को पहले ही ले आते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में अगले इंस्ट्रक्शन को कौन पॉइंट करता है, आपको पता ही है, CS और IP मिलके पॉइंट करते हैं। तो CS तो यहाँ पे है ही, 4 सेगमेंट रजिस्टर हैं ही, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर है वो भी बस इंटरफेस यूनिट का ही पार्ट है, वो भी यहीं पर अवेलेबल है। इसके अलावा आपके पास में क्या है, इसके अलावा आपके पास में एक इंस्ट्रक्शन प्रीफेच क्यू है और आपके पास में एड्रेस कन्वर्जन मैकेनिज्म। ठीक, अब इसके बाद में ये जो इंस्ट्रक्शन प्रीफेच क्यू है, इसका पर्पस हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। 6 बाइट की ये क्यू है, ये क्या करेगी, ये अगले वाले इंस्ट्रक्शन को हम इसके अंदर स्टोर करा देंगे, और जब भी इसका काम खत्म होगा तो डिकोडिंग यूनिट में आप जैसे ही नीचे की यूनिट का काम खत्म होगा तो इंस्ट्रक्शन प्रीफेच क्यू में से अगला इंस्ट्रक्शन डिकोड होगा, उस समय पर ये खाली हो जाएगी और आप अगले वाले इंस्ट्रक्शन को लेकर आ जाएंगे। जब भी आपका प्रोसेसर जो है वो जंप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, तब ये पूरी की पूरी प्रीफेच क्यू जो है वो फ्लश हो जाती है। जंप इंस्ट्रक्शन क्या करता है, वो सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन नहीं होता, यानी कि हम हालांकि इसको डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट 2 में, लेकिन यहाँ पे अगर आपको समझाने का प्रयास करूं तो लेट्स से ऐड इंस्ट्रक्शन है, सबट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन है, तो पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ऐड के बाद में अगला कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, सबट्रैक्ट। लेकिन मान लीजिए ऐड लिखा हुआ है, उसके बाद में सबट्रैक्ट लिखा हुआ है,
उसके बाद में जंप लिखा हुआ है, उसके बाद में लेट से मल्टीप्लाई लिखा है MUL। तो पहले तो ऐड होगा, उसके बाद में सब्सट्रैक्ट होगा। लेकिन जंप इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, आपको कहीं और ले जाएगा और लेट से यहां लिखा है मूव। तो तीसरा इंस्ट्रक्शन तो जंप हो गया, ठीक है, लेकिन चौथा इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाई नहीं होगा। चौथा इंस्ट्रक्शन कौन सा होगा, ये मूव इंस्ट्रक्शन होगा। तो ऑब्वियसली आप जब जंप एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो अगला वाला इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेसर में आ चुका होगा, क्योंकि जंप इंस्ट्रक्शन को समझेगा कौन, वो तो डिकोडिंग यूनिट समझेगा, ठीक है। वो इस इंस्ट्रक्शन प्रीफेच क्यू को तो समझ में आएगा नहीं, तो इंस्ट्रक्शन प्रीफेच क्यू तो जंप इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे लेके आ जाएगी। और जब इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जब एग्जीक्यूट हो रहा होगा उस समय पे आपका प्रोसेसर क्या करेगा, उसने तब तक तो समझा नहीं है कि जंप इंस्ट्रक्शन है, तो आपका जो प्रोसेसर है वो मल्टीप्लाई वाले इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे लेके आ जाएगा। अब क्योंकि आपका जंप इंस्ट्रक्शन है तो अगला वाला इंस्ट्रक्शन आपको मल्टीप्लाई नहीं एग्जीक्यूट करना, ये यूनिट समझ जाएगी, एग्जीक्यूशन यूनिट, ये डिकोडिंग यूनिट समझ जाएगी कि ये तो जंप इंस्ट्रक्शन है। तो वो क्या करेगी, इस इंस्ट्रक्शन प्रीफेच क्यू के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन होगा, हमारे केस में हमने मल्टीप्लाई माना हुआ है, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, फ्लश आउट हो जाएगा, यहां से डिलीट हो जाएगा। और अब आप क्या करेंगे, ये जो यूनिट है वो बताएगी कि आपको कहां पे जंप करना है और फिर आप मूव इंस्ट्रक्शन को यहां पे लेके आएंगे। तो पाइपलाइनिंग हमेशा काम नहीं करती है। जब भी आप ब्रांच इंस्ट्रक्शन चलाते हो, जब भी आप जंप इंस्ट्रक्शन चलाते हो, तो उस केस में आपका पाइपलाइन जो आर्किटेक्चर है वो थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो जाता है और आपको ये प्रीफेच क्यू को फ्लश करना पड़ता है। इसके बाद में आपकी जो अगली यूनिट है वो है आपकी ये वाली यूनिट, जिसका क्या नाम है, एग्जीक्यूशन यूनिट। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसी का काम है इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले समझना। समझने के लिए इसके पास में क्या है, समझने के लिए इसके पास में है डिकोडिंग यूनिट। विद द हेल्प ऑफ डिकोडिंग यूनिट जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ आएगा ये उसका मतलब निकालेंगे कि ऐड इंस्ट्रक्शन आया है तो मुझे ऐड करना है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन डिकोडिंग यूनिट से कहां जाएगी, ये टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में जाएगा और टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट और ALU के पास में जाएगा। तो ALU क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या कर सकती है, ऐड कर सकती है, सब्सट्रैक्ट कर सकती है, मल्टीप्लाई कर सकती है, डिवाइड कर सकती है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन आप कर सकते हो, लॉजिकल और ऑपरेशन कर सकते हो, ऐसे करके बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन इस ALU को कैसे पता चलेगा कि जो दो नंबर्स मेरे पास में है उसमें ऐड करना है कि सब्सट्रैक्ट करना है कि मल्टीप्लाई करना है, ये कैसे समझेंगे। तो डिकोडिंग यूनिट इसको बताएगी कि भाई ALU तुमको ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब जब भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो कई बारी जो डेटा है वो मेमोरी में से आता है, कई बारी जो डेटा है वो आपका रजिस्टर्स में से आता है। तो चार मेरे पास में जनरल डेटा रजिस्टर है, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन पे पढ़ लिए, वो भी हमारे एग्जीक्यूशन यूनिट का पार्ट है। और अगर जो डेटा है वो मेरे मेमोरी में से आएगा तो उसका ऑफसेट एड्रेस मुझे यहाँ पे इन चारों में से कहीं पे मिल जाएगा। तो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन यूनिट, कि मुझे एक इंस्ट्रक्शन चलाना है, लेट से मूव AL कॉमा आपने लिखा 2000, तो 2000 या फिर आपने लेट से लिखा 2000 नहीं लिखते हैं, इसको हटा देते हैं और लेट से मैंने यहाँ पे लिखा ब्रैकेट के अंदर SI। तो अगर आपने लिखा मूव AL कॉमा ब्रैकेट में SI तो आपको क्या करना है, एक नंबर एक मेमोरी लोकेशन पर स्टोर्ड है, जो मेमोरी लोकेशन कौन बता रहा है, SI। तो यहां से SI की वैल्यू जो है वो चली जाएगी, यहां से डेटा सेगमेंट एक्टिवेट होगा, यहां से आपका SI रजिस्टर ये वाला एक्टिवेट होगा, आपका 20 बिट का एड्रेस जनरेट होगा एड्रेस कन्वर्जन मैकेनिज्म से, आप वहां जाएंगे और फिर वो जो डेटा है वो डेटा आपका इंटरनल डेटा बस से होते हुए नीचे आ जाएगा आपके पास में, और कहाँ स्टोर हो जाएगा, AL रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसमें क्या क्या काम है इसका, तो एग्जीक्यूशन यूनिट का सिंपल सा काम है कि वो इंस्ट्रक्शन को समझे और अकॉर्डिंगली वो अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करे। इसके अलावा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट भी इसी का पार्ट है। तो इसका काम है कि इंटरनल जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं कि कौन सा रजिस्टर एक्टिवेट होगा, कहां से ALU में डेटा आएगा, ये सब कौन कंट्रोल करेगा, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। साथ में एक्सटर्नल अगर मेमोरी मुझे रीड करनी है, मुझे डेटा सेगमेंट को रीड करना है, मुझे एक्स्ट्रा सेगमेंट को रीड करना है, तो उन मेमोरी जो सेगमेंट है वहां पर आपको रीड या राइट ऑपरेशन के सिग्नल्स भेजने होते हैं कि आप मेमोरी को रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, आप इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो सारे के सारे जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो आपके टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में से निकलेंगे। तो ये होता है आपका 8086 का आर्किटेक्चर। अब इस पे और क्लैरिटी जानने के लिए आर्किटेक्चर के साथ में आपको 8086 का पिन डिस्क्रिप्शन भी पढ़ना पड़ेगा
जो हम आगे कुछ वीडियोस के अंदर कवर करेंगे, जहाँ पे आपको प्रोसेसर जो है माइक्रो प्रोसेसर वो 40 पिन होते हैं उसके अंदर, तो वो जो 40 पिन्स हैं, वो सारी की सारी 40 पिन में हर एक पिन का अपन मतलब समझेंगे, तो इसमें और क्लैरिटी आएगी कि ये काम कैसे करता है। अभी हमें समझ में आया कि हर एक ब्लॉक का क्या काम है, ये तो हमको यहाँ पे समझ में आ गया, लेकिन हर एक पिन का क्या काम है वो वहाँ पे हमको समझ में आएगा और 8086 की हमारी क्लैरिटी और इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसको करते हैं यहाँ पे खत्म। थैंक यू सो मच।